नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली में कल से बढ़ सकता है तापमान। आपको बता दें, दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सफदरजंग में मंगलवार के मुकाबले तापमान 1 डिग्री बढ़ गया। नई दिल्ली में एक बार फिर रिकॉर्ड गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने 13 मई से 15 मई तक हीट वेव की चेतावनी दी है, यानी शुक्रवार से दिल्ली का मौसम एक बार फिर बदलेगा और तापमान आसमान छू लेगा। इन 3 दिनों में लू के थपेड़े परेशान कर सकते हैं, जिससे तापमान में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इन 3 दिनों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चक्रवात आसानी के कारण भारी बारिश और समुद्र में तूफान के कारण प्रदेश में ठंडी हवाएं का दौर चल सकता है, लेकिन इससे गर्मी में ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सफदरजंग में मंगलवार के मुकाबले तापमान 1 डिग्री बढ़ गया। दिल्ली के अन्य इलाकों में तापमान पर गौर करें तो सभी जगह तापमान में वृद्धि नोट की गई। नजफगढ़ में 43.3 डिग्री, पालम में 41.8 डिग्री, रिज में 41.3 डिग्री, लोधी रोड 40.6, नरेला में 42 और पीतमपुरा नई दिल्ली में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पिछले दिनों की अपेक्षा सभी जगहों पर बुधवार का तापमान ज़्यादा रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि शुक्रवार से चलने वाले हीट वेव के दौर में गर्मी की मार और बढ़ जाएगी। राजधानी के सभी इलाकों में लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। साथ ही हीट स्ट्रोक के कारण हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को यानी आज पूर्वइया हवाओं के कारण गर्मी से कुछ राहत महसूस हो रही है। साथ ही कुछ इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। ऐसे में आईएमडी के अनुसार गुरुवार को तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कल से हीट वेव का दौर शुरू हो जाएगा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 13 मई को 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं 14 और 15 मई को गर्मी का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। इससे पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिन के समय लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सांसद नवनीत राणा की एमआरआई स्कैन की तस्वीरें वायरल होने पर केस दर्ज। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात। मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अमरावती के सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें क्लिक करने के लिए मामला दर्ज किया है, जब वह यहां एक निजी अस्पताल में एमआरआई स्कैन करवा रही थी। पुलिस के अनुसार बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल के सुरक्षा अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई। लीलावती अस्पताल के सुरक्षा पर्यवेक्षक अमित गौर ने शिकायत की थी कि नवनीत राणा, रवि राणा और सफ़ेद शर्ट पहने एक व्यक्ति ने 6 और 7 मई को बिना अनुमति के फ़ोटो खींचे। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल से कोई मंजूरी नहीं ली गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने एमआरआई अनुभाग में प्रवेश करके राणा की तस्वीरें क्लिक की।
जहां मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्ती से प्रतिबंध है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को इस महीने की शुरुआत में देशद्रोह के एक मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दंपत्ति को तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा को 5 मई को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 6 मई को उनका MRI स्कैन किया गया था। स्कैन के दौरान उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई। बाद में स्थानीय शिवसेना नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और MRI कक्ष के अंदर तस्वीरें क्लिक करने पर आपत्ति जताई। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी मामले की जांच के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। जिंदगी और मौत से जूझ रही बेटी। सुल्तानपुर में 6 महीने पहले पेट्रोल अटैक का शिकार हुई। अब इलाज के लिए नहीं पैसे, प्रशासन से मिल रहा कोरा आश्वासन। आपको बता दें, सुल्तानपुर में पेट्रोल अटैक की शिकार हुई गुड़िया, काल्पनिक नाम, 6 महीने से जिंदगी और मौत से जूझ रही। गरीबी के चलते महंगा इलाज करा पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आरोपी को जेल भेजकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। प्रशासन की ओर से उसे आज तक मदद नहीं मिली। समाज सेवी ने ही पहले और अब चंदा करके उसका इलाज कराया। अब लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। बता दें कि कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली गुड़िया के लिए साल 2021 के धनतेरस की रात जिंदगी की काली रात बनकर आई। हुआ यह था कि कोतवाली क्षेत्र के पाकड़पुर निवासी पवन गौतम ने घर में घुसकर उस पर पेट्रोल अटैक किया। परिवारीजन उसे तत्काल CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां भी हालत चिंताजनक देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए BHU वाराणसी भेज दिया, जहां पर उसका 3 महीने तक इलाज चला। उधर 24 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन घटना के बाद से आज तक पीड़िता से मिलने कोई नहीं जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा और ना ही समाज सेवी। अब्दुल हक आगे आए। उन्होंने क्षेत्र में चंदा करके जैसे तैसे गुड़िया का इलाज कराया। अब एक बार फिर जख्म बढ़ जाने पर अब्दुल ने उसे लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। इस बार इलाज के लिए DP गुप्ता ने 5,000 रुपये, कादीपुर के कपिल मुनि पांडे ने 2,000 रुपये, रियाड डेंटर ने 1,000 रुपये, किशन पेंटर ने 1,000 रुपये, शिवमंगल अग्रहारी ने 1,000, CHC के डॉक्टर अमीर खान ने 1,000 व विजय बहादुर बागी सेवानिवृत्त रोकड़िया पोस्ट मित्तू जिला आजमगढ़ ने 1,000 की मदद की। आरोपी बेटी से करना चाहता था विवाह। पीड़िता के पिता ने बताया, मेरी बेटी से दलित पवन विवाह करना चाहता था। मेरी बेटी ने उसे मना कर दिया। मैं अपनी बीबी के साथ दुकान पर था, तभी पवन मेरे घर पहुंचा और मेरी बेटी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी जानकारी हमें और हमारी बीबी को दुकान पर हुई। हम लोग घर पहुंचे और वहां से बेटी को लेकर CHC गए, जहां उसका इलाज करा रहे थे। तभी अब्दुल हक वहां आए और पूछे कि क्या हुआ। उन्हें हमने सारी बात बताई। अब्दुल हक भाई ने बेटी के इलाज में बहुत मदद की। हमारी बेटी का BHU में इलाज भी अब्दुल हक भाई ही करवा रहे थे। अब हम उसको लेकर लखनऊ जाएंगे। इस मामले में
हमने पुलिस को शिकायत की। उस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर बंद कर दिया। चंदा करके करा रहे इलाज। वहीं समाज सेवी अब्दुल हक बताते हैं कि अपने सुल्तानपुर जनपद में जो भी लावारिस मिलता है मैं ही उसका संस्कार करता हूं और विदेश में फंसे लोगों की मदद भी करता हूं। इसी दौरान जब ये सीएससी पर पहुंचे तो मैंने देखा कि इनके पास क्रीम लाने तक का पैसा नहीं है। फिर मैंने वहां भी मैनेज किया, इनको सुल्तानपुर अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, वो भी अस्पताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने इनकी कुछ फाइनेंशियल मदद भी की। फिर ये लोग वहाँ से बीएचयू गए। मैं भी वहाँ पहुँचा और वहाँ इनको एडमिट कराया और 3 महीना इनका इलाज चला। समाज में लोगों से चंदा इकट्ठा कर मैंने इनका इलाज कराया। अब इस बिटिया को लेकर हम लखनऊ जा रहे हैं और वहाँ भी इसका इलाज करवाएंगे। ईसा अल्लाह मौला ने चाहा तो यह ठीक हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से अभी तक 1 रुपया भी सहयोग के लिए नहीं मिला, जबकि मैंने डीएम से भी बात की और कप्तान से भी मिला, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन ही मिला और कुछ बिल्कुल नहीं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई यह हुई कि जिसने जलाया था वह जेल में है, बाकी कुछ नहीं हुआ। कभी लोग इसको देखने तक नहीं आए। इस बिटिया का जो पिता है वह भी विकलांग है। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। नाली विवाद में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। आपको बता दें, रामनगर गांव में बुधवार को सुबह नाली के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई में भर्ती कराया गया, जहां हालत खराब देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गोलीकांड का मुख्य आरोपी पंचायत मित्र है। पिता ने मामले में 4 लोगों के शामिल होने की बात कही। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिया और घटना को लेकर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहनलालगंज थाने के रामनगर निवासी जयप्रकाश साहू के यहाँ 13 मई को वैवाहिक कार्यक्रम है। इसी की तैयारियों को लेकर वह बुधवार को घर की जल निकासी के लिए नाली बनाई जा रही थी। इस पर गांव के राकेश वर्मा व उनके परिवार ने एतराज़ जताया, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होना शुरू हो गई। इसी दौरान राकेश वर्मा ने तमंचे से फायर झोंक दिया। गोली जयप्रकाश के जांघ में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानंद परिवार के लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हर सेंटर पर भेजा गया। थाने का चौकीदार मामले में शामिल। गोलीकांड में घायल हुए जयप्रकाश के पिता सूर्यपाल का कहना है कि हमले को अंजाम देने में पंचायत मित्र राकेश कुमार वर्मा व थाने का चौकीदार घनश्याम समेत 4 लोग शामिल थे। आरोपित राकेश आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि तहरीर न मिलने के चलते मुकदमा दर्ज होने में विलम्ब हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट अमेठी। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। दिल्ली की युवती से आगरा के बैंक कर्मी युवक ने किया दुष्कर्म। आपको बता दें, दिल्ली की युवती का आगरा के बैंक कर्मी ने प्यार के जाल में फंसा लिया। शादी का वादा कर उसका शारीरिक शोषण किया, उसका गर्भपात करा दिया। अब शादी से इनकार कर रहा। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत की है। शादी में आई थी आगरा। दिल्ली के साउथ इलाके की रहने वाली युवती के अनुसार वर्ष 2020 में परिचित के शादी समारोह में आगरा आई थी। यहाँ नगला पदी निवासी युवक से मुलाकात हुई।
वह बैंक में कर्मचारी है, उसका मोबाइल नंबर ले लिया। लगातार मैसेज करने लगातार उससे बैंक कर्मी को बताया कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। 6 वर्ष से पति की सहमत से उससे अलग रह रही है। बैंक कर्मी ने कहा कि वह उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, जिससे उसकी बातों में आ गई और नवंबर 2021 में मुलाकात के लिए उसे आगरा बुलाया। आरोपित उसे अपने दोस्त के घर पर ले गया। नशीला पदार्थ खिलाकर उसे संबंध बनाया। नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके उसे संबंध बनाए। होश में आने पर उसने विरोध किया तो बैंक कर्मी ने कहा कि वह शादी करेगा। वह इस वर्ष उसे फरवरी में कैलाश मंदिर लेकर गया। वहां उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया। उसे दयाल बाग में किराए के मकान में पत्नी की तरह रखा। युवती के अनुसार इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जानकारी देने पर आरोपित उसे हाईवे स्थित एक लॉज में लेकर गया। वहां उससे दुष्कर्म किया और उसके बाद उससे कहा कि वह शादी नहीं कर सकता। युवती का आरोप है कि बैंक कर्मी ने उसका आर्थिक रूप से शोषण कर जमा पूंजी भी हड़प ली। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आगरा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यूपी पर कौन होगा अगला डीजीपी, यह नाम आ रहे रेस में। आपको बता दें अगला डीजीपी कौन होगा। उत्तर प्रदेश का डीजीपी मुकुल गोयल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी भारी पड़ी है। शासकीय कार्यों की अवहेलना, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने के आरोपों में उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। मुकुल गोयल को नागरिक सुरक्षा के डीजी के पद पर तैनाती दी गई है। 2024 में खत्म हो रहा था कार्यकाल। मुकुल गोयल का सेवाकाल फरवरी 2024 तक है। वहीं शासन की इस कार्रवाई के पीछे हाल के दिनों में घटनाएं बड़ी वजह मानी जा रही हैं। शासन ने एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को फिलहाल डीजीपी की अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। गोयल को पिछले साल 1 जुलाई को तत्कालीन डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी बनाया गया था। गोयल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। शुरू से ही उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। लखनऊ में एक इंस्पेक्टर को हटाए जाने को गोयल ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था, लेकिन वह इंस्पेक्टर को नहीं हटवा पाए थे। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री योगी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस तक में कहा था कि जिलों के थानेदारों की तैनाती के लिए मुख्यालय स्तर से दबाव न बनाया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बैठकों में डीजीपी गोयल को नहीं बुलाया। कौन होगा अगला डीजीपी? वरिष्ठता के आधार पर 1987 बैच के आईपीएस अफसर आरपी सिंह सबसे वरिष्ठ डीजी हैं। मौजूद समय में प्रशिक्षण निदेशालय में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर 1987 बैच के ही सीबीसीआईडी के में डीजे सीएल मीना हैं। तीसरे नंबर पर 1988 बैच के डीजी भर्ती बोर्ड राजकुमार विश्वकर्मा चौथे नंबर पर हैं। 1988 बैच के डीजी इंटेलिजेंस देवेंद्र सिंह चौहान और 5वें नंबर पर हैं 1988 बैच के डीजी जेल आनंद कुमार। इनमें से देवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की रेस में हैं सबसे आगे। उनकी गिनती मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसरों में होती है, पर अभी
केंद्र में पैनल मांगा जाता है तो उनमें चौहान का नाम शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि चौहान का नंबर क्रम में चौथे नंबर पर है। लेकिन पैनल अधिक जुलाई के बाद, पैनल यदि जुलाई के बाद मांगा जाता है तो उसमें चौहान का नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि तब जीवन मिला का सेवाकाल 6 माह से कम रह जाएगा और यूपीएससी के नियमों के तहत 6 माह से कम कार्यकाल वाले को पैनल में शामिल नहीं किया जाता है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बरेली जिले में बिना मान्यता के चल रहे 33 स्कूलों को बंद करने के दिए गए आदेश, नोटिस किया गया जारी। आपको बता दें, बिना मान्यता के जिले में चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पहले चरण में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 33 स्कूलों को बंद कराने की बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल मंगलवार को हुए शहर के 93 स्कूलों के निरीक्षण में 59 स्कूल संदिग्ध पाए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से बिना मान्यता के संचालित होने वाले स्कूलों को बंद कराने का अभियान चल रहा है। इसके तहत हर रोज एक क्षेत्र में जाकर वहां के स्कूलों का औचक निरीक्षण कर स्कूल की मान्यता होने के सभी दस्तावेज देखे जा रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि बिना मान्यता के चल रहे 33 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें कुछ मुख्य स्कूल सीबीगंज स्थित बुड्रो पब्लिक स्कूल, आत्मा मतेर पब्लिक स्कूल, हार्टमैन स्कूल और ब्राइट स्टोर पब्लिक स्कूल समेत 33 नामचीन स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा निरीक्षण में अन्य स्कूल ऐसे पाए गए जो अपने स्कूल की मान्यता के अभिलेख नहीं दिखा सके। ऐसे विद्यालयों को 7 दिन का समय देकर उनसे स्कूल की मान्यता के दस्तावेज मांगे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बरेली। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। आजम खान सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद लखनऊ से सीतापुर जेल लौटे। पत्नी डॉक्टर तंजीन और बेटे अब्दुल्ला ने रामपुर में किया सरेंडर। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद सीतापुर जेल लौट गए। उधर आज ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने के लिए आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद ताजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे। कई तारीखों पर पेश न होने के चलते दोनों के खिलाफ कल वारंट जारी हो गया। आजम खान को गुरुवार को जल निगम की भर्ती घोटाले में पेशी के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीतापुर जेल से लखनऊ लाया गया था। यहां सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। घोटाले में आरोपी बनाए गए आजम खान पर आरोप तय करने के लिए उन्हें पेश किया जाना था। हालांकि कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से आज आरोप तय नहीं हो सके। पेशी के बाद आजम सीतापुर जेल के लिए रवाना हो गए। उधर 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर हाजिर न होने के चलते अदालत ने अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉक्टर तंजीम फातिमा के खिलाफ वारंट जारी हो गया था। आज दोनों रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे। बता दें कि बुधवार को अब्दुल्ला को
अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी थी। इस मुकदमे में सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक भी गवाह थे। इसी स्कूल से अब्दुल्ला की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रधानाचार्य की गवाही हो चुकी है। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी है। इसके लिए प्रधानाचार्य कोर्ट में पेश हुए थे। मुकदमे में वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आरोपित पक्ष की ओर से कोई व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके अलावा उनके अधिवक्ता द्वारा जिरह भी नहीं की गई। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपितों की हाजिरी माफ़ी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने मुकदमे में आरोपित मां बेटे के खिलाफ वारंट जारी किए थे। विधायक अब्दुल्ला आजम के अलग अलग जन्मतिथि के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनाने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खान और मां पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा भी नामजद हैं। डॉक्टर तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 10 महीने तक जेल में रहने के बाद दिसंबर 2020 में जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा किया गया था। सीतापुर जेल में ही आजम खान 28 महीने से बंद चल रहे हैं। उनके खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं, जिनमें 88 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। 700 मृतक आश्रितों को मिलेगा पारिवारिक लाभ का पैसा। आपको बता दें, पारिवारिक लाभ योजना के आवेदकों को जल्द मदद मिलने की उम्मीद है। शासन ने 2 साल बाद योजना के लिए बजट जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों के खाते में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए सूची शासन को भेजने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन 700 आवेदकों की सूची भेजी जा रही है। प्रत्येक आश्रित को 30,000 की सहायता राशि मिलती है। ऐसे में 500 आवेदक फिर निराश रह सकते हैं। 18 से 59 वर्ष के बीच के परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत होने पर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 30,000 की आर्थिक सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। एसडीएम रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीड़ित परिवार को दिया जाता है। जिले में करीब 2 साल से सैकड़ों आवेदन लंबित हैं। अब शासन के योजना के तहत 50 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह ने बताया कि शासन से जो बजट मिला है वह सभी को देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए करीब 2 साल पुराने 700 आवेदकों की सूची तैयार कराकर उसे शासन को भेजा जा रहा है। शासन से इन आवेदकों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। रात में बारात से लौटा था युवक, सुबह संदिग्ध हालत में मृत मिला। प्रयागराज के फूलपुर का पूरा मामला। बुधवार की रात में वैवाहिक समारोह में शामिल होकर घर लौटा था। सुबह जब देर तक नहीं उठा तो परिवार वाले उसके कमरे में गए और वहां नज़ारा देख अवाक रह गए। बेड पर वह मृत पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल के बाद परिवार वालों से पूछताछ कर मौत की वजह तलाश कर रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल अभी ऐसा कोई संदिग्ध क्लू हाथ नहीं लगा है। गेस्ट हाउस में शादी समारोह था। प्रयागराज जिले के गंगा पार में करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर
फूलपुर इलाका है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सोईराई गांव के कोटेदार श्यामलाल भारती का 36 वर्षीय पुत्र किशन कुमार भारती बुधवार को राजेंद्र कुमार दुबे की लड़की की शादी में उग्रसेनपुर स्थित एक गेस्ट हाउस गया था। वहां से वह देर रात वापस घर पहुंचा और अपने कमरे में सो गया। सुबह उसे उठाने गए तो वह मृत अवस्था में मिला। यह देख उनके होश उड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।